नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। यानी हम देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सेल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में अभी आपको रिसेंटली सेल टॉपिक पूरा पढ़ाया है, जिसका मैंने आपको पूरी थियरी दे दी थी, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सेल के क्वेश्चन में। और दोस्तों मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी होती हैं, शाम को 7 बजे फ्री क्लास होता है। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान सा है। प्रश्न में पूछा गया है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गेव द नेम सेल? फ्लेमिंग, लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और ब्राउन। चलिए अब इन चारों ऑप्शन में से देख करके मुझे बताइएगा आपको क्या करेक्ट लग रहा है, किसने सबसे पहले नाम दिया था। आपके पास 3 सेकंड का 4 सेकंड का समय है, सोचिए जल्दी से। अब तक बहुत लोगों के दिमाग में आंसर आ चुका होगा। यस, करेक्ट आंसर है आपका सी, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल खोजा था। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कौन सी ऐसी सेल थी जिसको खोजा था? तो याद रखेंगे, उन्होंने पौधों की कोशिका को, यानी पेड़ पौधों की जो कोशिका है उसको सबसे पहले देखा था। कोशिका क्या होती है? कोशिका जैसे कोई मकान ईंट से बना होता है, तो मकान में ईंट जितना जरूरी होता है, सेल भी हमारे शरीर में उतना ही जरूरी होता है। बहुत सारी सेल मिलती है तब जाके हमारा शरीर बनता है, ठीक है। लेवेनहॉक किस लिए फेमस है? अगर आपके दिमाग में लेवेनहॉक का आंसर आया है तो वो भी मैं बता दूं। लेवेनहॉक फेमस है दोस्तों इसलिए कि उन्होंने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी। उन्होंने सबसे पहले क्या खोज की थी? बैक्टीरियल सेल की, यानी जीवाणु कोशिका की खोज की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ब्राउन किस लिए फेमस है? ये ब्राउन न्यूक्लियस के लिए फेमस है, यानी केंद्रक के लिए फेमस है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? विच कंपोजिशन डिफरेंशिएट द एनिमल सेल फ्रॉम द प्लांट सेल? यहाँ पे ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रीयूल। तो दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे डिफरेंस देखे होंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल वाले, लेकिन उसमें आपने शायद ये चीज़ नहीं भी सुनी होगी, हो सकता है सुनी भी हो, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रीयूल। सेंट्रीयूल जो है ना, ये क्या करता है? ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये मौजूद नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल के स्केलेटन के रूप में, यानी कंकाल के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है, उसमें ये पाया जाता है और वहाँ पर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संरचना को बनाने में ये मदद करता है। क्रोमोसोम की संरचना में बिल्कुल सेंटर में आपको क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा घर इसे कहते हैं हम लोग। राइबोसोम कोशिका के अंदर में प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल नॉट परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो मेरे प्यारे शेरों, ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल द हैंडसम बॉयज, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो भी तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे कि राइबोसोम का काम क्या होता है। तो ऑल द हैंडसम बॉयज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको रिकॉल करना होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस काम है किसका? राइबोसोम का। और अगर राइबोसोम किसी सेल में नहीं रहा तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो क्या चीज ऐसी है जो नहीं हो पाएगी? इफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग, व्हाट फंक्शन विल नॉट बी डन इन द सेल? फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिडक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। तो दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देती है तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आप जो भी खाना खाए रहते हैं, दोस्तों मैक्सिमम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़रूर मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना, हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा। जब
ग्लूकोज के फॉर्म में ये टूटता है, तो ग्लूकोज टूट करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, पायरुविक एसिड और एनर्जी बनाएंगे। ये काम कहाँ पे होगा? तो ये काम होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फूड का ऑक्सीडेशन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में ये काम होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि वहीं पे ग्लूकोज टूटेगा और पायरुविक एसिड और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है दोस्तों? गोल्गी बॉडी का काम होता है जितना भी प्रोटीन बना है उसको पैक करके शॉर्ट करना, यानी कि जो भी प्रोटीन बने हैं उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाना गोल्गी बॉडी का काम होता है। क्लियर है आपको? ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए बनाना, यानी कि वो आरएनए जो कि राइबोसोम के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, वो कहाँ से बन करके निकलेंगे? न्यूक्लियोलस से बन करके निकलते हैं। ये केंद्रक के पास पाई जाने वाली एक संरचना होती है। राइबोसोम का काम मैंने अभी आपको बताया है और आप अब की बार आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि राइबोसोम का काम क्या होता है। कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल? करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लास्टिड जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है आपका? प्लास्टिड होता है, वर्णक होता है। क्लियर है आपको? याद रखिएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, फिर दिया गया सेल वॉल, फिर है टोनोप्लास्ट, फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, यानी कि हम उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होती है, उसमें सेलुलोज होता है। उसको और मजबूत बनाने के लिए उसमें कैल्शियम के साथ पेक्टेट जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्लियर है? दिमाग में घुस रहा है? क्वेश्चन ईजी है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? थियरी करिए। थियरी में मैंने बहुत अच्छे से 3D जो है ना GIF लगा के आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत मेहनत की है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से उसको देखिए, तब आके क्वेश्चन करिए। और तब भी नहीं समझ में आया तो NCERT उठाइए 9th क्लास की। समझ रहे हैं? इसके बाद टोनोप्लास्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या होता है टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में पाए जाने वैक्यूल वाले वैक्यूल यानी कि रिक्तिका में एक झिल्ली होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। किस क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट किस काम में मदद करेगा? टोनोप्लास्ट फलों को पकने में मदद करता है। क्लियर है? याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट क्या करेगा? फलों को पकने में मदद करता है। बात करते हैं दोस्तों अगर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका एक साइट प्रोवाइड करती है, एक जगह प्रोवाइड करती है जहां पे राइबोसोम का संश्लेषण होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, यानी कि प्रोटीन बनेगा, या फिर वहां पर अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो वहां पे फैट बनेगा, यानी कि लिपिड बनता है। क्लियर है? कोशिका को निश्चित रूप किसके द्वारा मिलता है? जल्दी से बता दीजिए सारे हैंड्स हम लोग, जल्दी से मुझे आंसर करें कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन देगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, फिर है गोल्गी बॉडी। तो करेक्ट हो जाएगा कि कोशिका को निश्चित रूप सेल वॉल की वजह से मिलता है। आपने देखा होगा प्लांट सेल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एनिमल सेल का अच्छा से स्ट्रक्चर नहीं होता है। पादप कोशिका का स्ट्रक्चर देखे होंगे, है ना? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा वो होता है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से होता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अ डेंस नेटवर्क ऑफ थिन मेम्ब्रेनस एंड इर्रेगुलर ट्यूब प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रवी जालिका करेक्ट हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग उसको नाम देते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो महीन, शाखित या झिल्लीदार अनियमित नलिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइट प्रोवाइड करते हैं लिपिड बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? विच सेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? यहाँ पे है सेल वॉल, फिर है प्लास्टिड, फिर है वैक्यूल, फिर है ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि एक ही ऐसा है जो कि केवल प्लांट सेल में मौजूद रहता है। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तीनों मौजूद रहते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। सेल वॉल होता है, प्लास्टिड की वजह से कलर आता है। ठीक है, प्लास्टिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब हरे रंग के लिए पौधों में क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है, पौधों में फलों और फूलों में कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। समझ रहे हैं? वैक्यूल जो है, रिक्तिकाएं, ये आपका क्या करेंगी? ये पौधों में ऑयल को स्टोर करके रखेंगी, मिनरल को स्टोर करके रखेंगी। ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन का
एक्टिव साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट इज मेनली फाउंड इन जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है दोस्तों ये अवर्णिलवक होते हैं, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे रूट के सेल्स में। ठीक है, जड़ों में आपको कोई रंग देखने को नहीं मिलता, और ये कोई रंग जहाँ पे नहीं होता है वो कौन सा भाग है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का प्लास्टिड है, और जड़ों की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था फूलों की कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड रहेगा, कौन सा वर्णक रहेगा। नीचे कमेंट में आंसर करिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्रोमोप्लास्ट या तो क्लोरोप्लास्ट। अब बताइए इन दोनों में से फूलों की कोशिकाओं में कौन रहेगा? सोच के बताइएगा। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किसकी वजह से आते हैं? वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव कलर टू फ्लावर एंड सीड। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जो फूलों और बीजों में कलर आते हैं उनके लिए क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है? ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब होगा रंगहीन, और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ रहेगा दोस्तों? जड़ों में पाया जाएगा। क्लियर है आपको? इसके बाद टोनोप्लास्ट का आप मुझे बताइए। पीछे मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट सेल के किस भाग में मौजूद रहेगा। याद आया? नहीं याद आया? याद आया? नहीं याद आया? याद आया अगर तो मैं बता दे रही हूँ, नहीं याद आया तो भी मैं बता रही हूँ क्या होता है। वैक्यूल रिक्तिका, रिक्तिका में पाई जाने वाली एक भित्ति होती है, एक लेयर होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट की मदद से क्या होता है? फ्रूट की राइपनिंग होती है, फल पकते हैं। क्लियर है? अब समझ में आया? नेक्स्ट में आते हैं, पत्तियों का हरा रंग कैसे आता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। अब बताइएगा पत्तियों को हरा रंग कैसे मिलता है? करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों को हरा रंग प्रदान होता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, सेल सुसाइडल बैग इज कॉल्ड लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी बॉडी। तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है लाइसोसोम। क्लियर है आपको? याद रखिएगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम की जब तक औकात रहती तब तक वो सेल का वेस्ट को डाइजेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, और लास्ट में जब वो बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा कर लेता है तब वो क्या करता है? वो हो जाता है ब्लास्ट। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है कि ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ना वो पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? ध्यान रखेंगे इसको भी। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम, अभी जस्ट मैंने अपने मुंह से इसका आंसर आपको बोला है, बताइए अभी जस्ट बोला है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम जिससे जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। जीव द्रव्य मतलब समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? वहाँ पे जो भी वेस्ट है जिस लिक्विड में उसकी बात हो रही है। तो क्या मौजूद होता है लाइसोसोम के पास? सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो वेस्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्लियर है? अभी अगर बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में पाए जाने वाला लिक्विड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को किसको बोलेंगे हम? सेल में पाए जाने वाला लिक्विड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है ऐसा जो 80% से ज़्यादा सेल में मौजूद होगा? प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वाटर सबसे ज़्यादा मौजूद रहता है। निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? पास्चर, स्लीडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। दोस्तों डायरेक्ट आंसर है इसमें। स्लीडेन और स्वान जो है इन्होंने क्या किया था? मिल करके सेल थियरी दी थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कैसे बनती हैं? जब पुरानी कोशिका का विभाजन होता है तब बनती हैं। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई भी जीव है वो सेल की मदद से ही बनता है, कोशिका की मदद से ही बनता है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। गोल्गी बॉडी का मेन काम पूछा गया है दोस्तों, रिस्पिरेशन, सेल डिवीजन करना, डाइजेस्टिव जूस बनाना या फिर सिक्रीशन करना। तो गोल्गी बॉडी का मेजर काम होता है कि ये सिक्रीशन करेंगे। किसका? जो भी प्रोटीन इन्होंने पैक किया है और शॉर्ट किया है उसका सिक्रीशन करने का काम किसको मिला हुआ है? गोल्गी बॉडी को मिला हुआ है। किसके पास डीएनए होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? विच सेल प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस?
दोस्तों लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने इसके बारे में बताया भाई, दिमाग में क्यों आंसर नहीं आ रहा है? अभी तो बताया मैंने, क्या बोला? मैंने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी साइट होती है, किसी जगह होती है जहाँ पे अगर राइबोसोम जुड़ गया तो क्या होगा? तब वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा। क्लियर है? जहाँ पे राइबोसोम जुड़ गया वही प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये लोग क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? प्रोग्राम सेल डेथ का मॉलिक्यूलर जो कंट्रोल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजनरेशन, नेक्रोसिस। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उसे हम लोग एपोप्टोसिस का नाम देते हैं। पहले एजिंग होगी फिर एपोप्टोसिस हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? विच ऑर्गन इज यूजली नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? यहाँ पे है प्लास्टिड, फिर है गोल्गी बॉडी, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लास्टिड में मौजूद होता है। प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, वर्णक जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। लाइसोसोम कैसे काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, लिपिड के सिंथेसिस में। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। लाइसोसोम अंदर ही अंदर जितना वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर है दोस्तों? ये जो आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी इसमें सेल के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट करा दिए थे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो सेल डिवीजन पे आएगी, यानी कोशिका विभाजन पे आएगी, क्योंकि क्लास 9th के एनसीईआरटी में आपको सेल डिवीजन और सेल ये दोनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है? अब दोस्तों वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसका डिटेल देख सकते हैं। उसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना के दिया गया है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा प्रमोशन में स्लो हूँ। ओके, बाय बाय।